फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। सर ये दोनों तो इंडिकेटर्स है ना, और इंडिकेटर का काम होता है कि किसी भी टाइट्रेशन में, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो, चाहे आज का आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ही क्यों ना हो, अगर किसी भी तरह का टाइट्रेशन हो रहा है तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता लगाने के लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो बात अलग है कि अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर का हम यूज़ लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो अलग अलग तरह की टाइट्रेशन में अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स जो है यूज़ होते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें पता है कि टाइट्रेशन क्या होती है। आपको पता है? हाँ जी सर, हमें पता है, क्योंकि अभी तक हम डिफरेंट कंपाउंड का एस्टिमेशन कर चुके हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर चुके हैं, एक्वस टाइट्रेशन कर चुके हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन कर चुके हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर चुके हैं। सर जब इतनी टाइट्रेशन करी है तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि टाइट्रेशन क्या होता है। चलिए ठीक है, बताइए। बताता हूँ सर। टाइट्रेशन वो होता है जिसमें एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर हमने टाइट्रेंट को फिल कर दिया और उसका लेवल मार्क कर लिया। ठीक है, नीचे हमारा कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हमारा सॉल्वेंट है और एनालाइट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हम इंडिकेटर की 2 से 3 ड्रॉप डाल देते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे टाइट्रेंट को ऐड करेंगे हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में। तो ये एक बेसिक टाइट्रेशन हो गया। जी सर, बेसिक टाइट्रेशन हो गया। पर आज का आपका टॉपिक क्या है? आज का आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और इस टाइट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाने वाला हूं एक थ्योरी। सर छोरी नहीं नहीं बेटा, थ्योरी 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 ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, जहां पर हमने पढ़ा था ऑस्वाल्ड थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, एंड रेजोनेंस थ्योरी ऑल्सो नोन एज क्वेनेनॉइड थ्योरी। तो यहां पर हमने देखा था कि हमारा जो इंडिकेटर होता है, हमारा जो भी इंडिकेटर होता है वो अलग अलग कलर शो करता है। सर उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें पता है कि फिनोप्थेलिन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और फिनोप्थेलिन जो है बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है। ये बात तो हमें पता है, तो आपने कौन सी नई बात बता दी? हमने इन थ्योरीज में पढ़ा था कि अगर आपका इंडिकेटर किसी के साथ बाउंड है, किसी के साथ बाइंड है, अगर आपका इंडिकेटर किसी के साथ बाइंड है ना, तो वो अलग कलर देगा। और अगर आपका इंडिकेटर फ्री फॉर्म में है, आपका इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, किसी के साथ बाइंड नहीं है, मतलब एक तरफ तो चल रहा है रिलेशनशिप, आपका इंडिकेटर जो है किसी के साथ बाइंड हो रखा है, और एक तरफ आपका इंडिकेटर जो है फ्री है, सिंगल है, बेचारा अकेला है। तो जब सिंगल होते हैं, जब अलग ही कलर शो होता है, पर जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जब इंडिकेटर किसी के साथ बाइंड हो जाएगा तो अलग ही कलर शो करेगा। ठीक है, इसे तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ से। तो इंडिकेटर जब बाइंड फॉर्म में है तो अलग कलर शो करेगा, और जब इंडिकेटर फ्री फॉर्म में होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है, तो वो अलग कलर शो करता है। ये हमने देखा था थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स में। ठीक है सर, तो अभी क्यों बताया? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, वहां पर भी क्या है, इंडिकेटर की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहां पर जो इंडिकेटर होता है, यहां पर जो भी इंडिकेटर हम यूज लेंगे उसका भी कुछ ऐसा ही सीन है कि अगर वो इंडिकेटर किसी के साथ बाउंड है तो वो अलग कलर देगा, और अगर वो इंडिकेटर फ्री है तो वो अलग कलर देगा। मतलब यहां पर भी ऐसा ही सिनेरियो बनेगा कि अगर आपका इंडिकेटर फ्री है तो अलग कलर देगा, और बाउंड है तो अलग कलर देगा। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको अब। एग्जाम्पल देखो, आपका जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है वहां पर कई तरह के इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि म्यूरेक्साइड हो गया, ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी हो गया, तो जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ईबीटी, एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो ईबीटी बोलूं तो समझ जाना कि इंडिकेटर है एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो ये जो इंडिकेटर है ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में काम आता है। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि अगर ये इंडिकेटर किसी के साथ बाइंड है तो ये रेड कलर देगा, और अगर ये ईबीटी इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, किसी के साथ बाइंड नहीं है, एकदम फ्री फॉर्म में है, तो ये ब्लू कलर देगा। तो हमने यहां पर देखा
कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर काम आ रहा है ईबीटी, उसका भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि अगर ये ईबीटी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो अलग कलर शो कर रहा है, और अगर ये ईबीटी फ्री फॉर्म में है तो अलग कलर शो कर रहा है। सर एक काम करिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का मतलब समझाइए, क्योंकि टाइट्रेशन तो हमें पता है कि टाइट्रेशन में करना क्या होता है। टाइट्रेशन बहुत इजी है सर, ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल करेंगे और इंडिकेटर वगैरह यूज कर लेंगे नीचे कॉनिकल फ्लास्क में, एनालाइट सॉल्यूशन ले लेंगे, सॉल्वेंट ले लेंगे, इंडिकेटर का यूज करना है। और इंडिकेटर का इतना हमें पता है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर शो करता है कि वो बाउंड है या फ्री है उसके बिहाफ पर। चलिए सर ठीक है, एक टाइट्रेशन समझते हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर ब्यूरेट। क्या है आपके पास यहाँ पर? ब्यूरेट, ठीक है। नीचे है आपके पास कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। आपके पास यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, आपने यहाँ पर ले लिया सॉल्वेंट वाटर। अब यहाँ पर करना क्या होता है, अगर हमें हमारे सॉल्यूशन में किसी भी मेटल आयन का कंसंट्रेशन पता करना होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हमारे सॉल्यूशन में हमें किसी भी मेटल आयन का कंसंट्रेशन पता करना होता है तो उस केस में हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कब यूज करेंगे? जब हमें किसी भी मेटल आयन का कंसंट्रेशन पता करना है। मेटल आयन जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया। तो अगर आपको किसी भी मेटल आयन का कंसंट्रेशन पता करना है आपके सॉल्यूशन में, तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आप पता कर सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज में मेटल आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं Ca+2 मतलब कि ये डाइवेलेंट हो गया, और वी कैन से बाइवेलेंट हो गया। बाई का मतलब दो, दो चार्ज है ना। आप देख सकते हैं पोटेशियम के ऊपर एक सिंगल प्लस है, मतलब कि ये मोनोवेलेंट हो गया। सोडियम के ऊपर भी एक ही चार्ज है, मतलब कि ये मोनोवेलेंट हो गया। कैल्शियम के ऊपर दो चार्ज है, मतलब कि ये डाइवेलेंट हो गया। मैग्नीशियम के ऊपर दो चार्ज है, मतलब कि ये भी डाइवेलेंट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कौन सा मोनोवेलेंट है, कौन सा डाइवेलेंट है, उसके चार्ज के बिहाफ पर। मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, कोई एलिमेंट है एक्स, उसके ऊपर चार्ज है +3, तो ये ट्राइवेलेंट हो गया। तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा मोनोवेलेंट होता है, कौन सा डाइवेलेंट होता है, कौन सा ट्राइवेलेंट होता है। तो हमारे सॉल्यूशन में कोई सा भी वेलेंट हो, चाहे मोनोवेलेंट आयन हो, चाहे डाइवेलेंट एलिमेंट हो, चाहे ट्राइवेलेंट एलिमेंट हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, अगर हमें किसी भी मेटल आयन की कंसंट्रेशन को पता करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आप पता कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मेटल आयन की कंसंट्रेशन पता करना हो तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे शुरू में वो है ईबीटी। यहाँ पर हम मेटल आयन की कंसंट्रेशन का पता करते हैं, एमआईसी मतलब मेटल आयन की कंसंट्रेशन का, क्वेश्चन मार्क मतलब पता करते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे यूज लेते हैं ईबीटी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल कर देते हैं। यहाँ पर जो टाइट्रेंट होगा, यहाँ पर जो टाइट्रेंट होगा उसके बहुत सारे नाम होंगे। टाइट्रेंट के नाम, हाँ जी हाँ जी, टाइट्रेंट को हम यहाँ पर लिगेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिगेंड, या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनते जाना और लिखते जाना, चाहो तो नोट्स बना रहे हो तो टाइट्रेंट बोल लो, लिगेंड बोल लो, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल लो, या फिर किलेटिंग एजेंट बोल लो। सर इतने सारे नाम, टाइट्रेंट बोल लो, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल लो, लिगेंड बोल लो, किलेटिंग एजेंट बोल लो। हाँ जी, तो आपका जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर क्या फिल होगा सर? टाइट्रेंट, या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, या फिर किलेटिंग एजेंट, या फिर लिगेंड। एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, अब नीचे हमें क्या करना है? नीचे हमें किसी भी आयन का कंसंट्रेशन पता करना है। लेट सपोज यहाँ पर कैल्शियम +2 है, तो हमें Ca+2 के आयन का कंसंट्रेशन पता करना है कि यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना Ca+2 प्रेजेंट है। और ये जो Ca+2 है ये डायावेलेंट है, और वी कैन से बाइवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर +2 चार्ज है। क्लियर हो गया? ठीक है सर, अब इंडिकेटर कौन सा यूज लें? सर इंडिकेटर आपने बताया ईबीटी यूज लेंगे, तो सब कुछ आ गया।
ब्यूरेट आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ब्यूरेट के अंदर हमने क्या फिल कर दिया, टाइट्रेंट को फिल कर दिया, या फिर आप बोल लीजिए लिगेंड को फिल कर दिया, या फिर आप बोल लीजिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को फिल कर दिया, या फिर आप बोल लीजिए किलेटिंग एजेंट को फिल कर दिया। सर एग्जाम्पल जैसे कि ईडीटी है, टाइट्रेंट क्या हो गया आपका, ईडीटी है। आपने सुना होगा ईडीटी है, अगर नहीं सुना तो अभी याद रख लो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, ईडीटीए बोल लो, ठीक है। तो टाइट्रेंट हो गया ईडीटीए, नीचे आपका कैल्शियम +2 आयन जिसका आपको पता करना है। इंडिकेटर हो गया आपका एरियोक्रोम ब्लैक टी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईबीटी। अब देखो कहानी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नीचे हमारे पास क्या क्या है, चलो इसको तो हटा देते हैं। किलेटिंग एजेंट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, जैसे कि ईडीटी है। सिर्फ यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि यहां पर है हमारा ईडीटी है। अब ध्यान से सुनना, नीचे हमारे पास क्या है सर, यहां पर आपका कैल्शियम +2 आयन है जिसका आपको पता करना है, और साथ में हमने इंडिकेटर डाल दिया ईबीटी। ईबीटी, अब ध्यान से सुनना, ईबीटी जो हमने इंडिकेटर डाला है वो किसके पास गया, कैल्शियम के पास, कि भैया हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मैं भी अकेला हूं आप भी अकेले हो, चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पर ये आयन जो है ना, कैल्शियम आयन, ये बड़ा समझदार है। ये देखता है हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। किसकी तलाश में रहता है, हमेशा ये बेहतर की तलाश में रहता है कि इससे अच्छा और कोई मिल जाए तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। बड़ा खराब है ये, बड़ा खराब है ना। तो ईबीटी बेचारा अकेला था, भोला भाला था, सीधा साधा था, है ना। तो ईबीटी के साथ रिलेशन किसने बनाया, कैल्शियम ने। तो नीचे क्या क्या था, कैल्शियम आयन जिसका हमें पता करना था कि कितना अमाउंट में कैल्शियम आयन है, और साथ में हमने डाला था इंडिकेटर ईबीटी। तो इन दोनों ने आपस में बाइंडिंग कर ली, बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो जब मैंने आपको बोला था कि जब ईबीटी जो है किसी के साथ जुड़ा होता है तो वो कौन सा कलर देता है, वो देता है आपका रेड कलर। तो अभी यहां पर रेड कलर है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम टाइट्रेंट को ऐड करेंगे, मतलब कि जैसे जैसे हम ईडीटी को ऐड करेंगे, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ईडीटी ऐड हो रहा है, ईडीटी ऐड हो रहा है। तो जैसे जैसे ईडीटी आएगा, ईडीटी जैसे जैसे आएगा, अब ध्यान से सुनना क्या होगा। ये जो कैल्शियम आयन है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये कैल्शियम आयन जो है बेहतर की तलाश में रहता है। तो जैसे ही ईडीटीए आया, ये कैल्शियम आयन जो है इसके पास जाने लगा, ठीक है। थोड़ा जाया, फिर और गया, फिर और गया, फिर और गया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं ना, ईडीटीए, इस टाइट्रेंट के साथ, हमारे ईडीटीए के साथ, हमारे टाइट्रेंट के साथ ये कैल्शियम पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। नीचे जितना भी कैल्शियम था वो सारा ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बेचारा ये ईबीटी अकेला रह जाएगा, और जब ये अकेला रह जाएगा तो अकेले में ईबीटी कौन सा कलर देगा, ईबीटी जब अकेला रह जाता है तो ये ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें पता लगता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास यहां पर क्या था, ब्यूरेट था। ब्यूरेट में क्या फिल था, टाइट्रेंट फिल था। टाइट्रेंट कौन सा था, हमारा ईडीटीए था, ठीक है। नीचे हमारे पास हमारा फ्लास्क था, जहां पर हमने, वेट ए मिनट, जहां पर हमने, अरे यार, हाँ हो गया, जहां पर हमने क्या लिया था, हमारा इंडिकेटर लिया था। इंडिकेटर था हमारा एरियोक्रोम ब्लैक टी, और हमने यहाँ पर लिया था कैल्शियम आयन जिसका हमें कंसंट्रेशन पता करना था। अब हुआ क्या था कि ये जो कैल्शियम आयन है और ये जो ईबीटी था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया था, बढ़िया चल रहा था, इनका अच्छा रिलेशन चल रहा था। पर जैसे ही ऊपर से ईडीटीए आया, तो जैसे ही ईडीटीए आया, इस ईडीटीए के आते ही जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ था ना, ईबीटी का और कैल्शियम का, है ना, अच्छे से बॉन्ड बना हुआ था। तो ये कैल्शियम देख रहा है कि बेहतर इंसान आ रहा है, तो ये कैल्शियम उसके पास जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया। एक कंसंट्रेशन ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये कैल्शियम जो है पूरी तरह से ईडीटीए के पास चला जाएगा और बनेगा ईडीटीए और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, ईडीटीए और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स। और एक कंडीशन, जब कैल्शियम पूरी तरह से ईडीटीए के साथ जुड़ जाएगा तो उस कंडीशन में ईबीटी अकेला रह जाएगा। तो जब ईबीटी अकेला रह जाता है तो वो कौन सा कलर देता है, ब्लू। और जब ईबीटी साथ में जुड़ा हुआ था तो कौन सा कलर देता है, रेड।
तो जब कभी रेड कलर से ब्लू कलर की तरफ आप आ जाओ तो आप समझ जाना कि हमारा जो कैल्शियम है वो पूरी तरह से जा चुका है, हमारा जो कैल्शियम है वो पूरी तरह से बाइंड हो चुका है ईडीटीए के साथ। और यहां पर मैंने आपको बोला कि ईडीटीए जो कि आपका टाइट्रेंट है Ca+2, जिसका आपको पता करना है कि कितनी कंसंट्रेशन में Ca+2 है, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई दिस टाइट्रेशन इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये बात क्लियर हो गई। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, बस आपको याद रखना है कि जो ईडीटीए है वो उस आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जब पूरी तरह से ईडीटीए Ca+2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो हमारा ईबीटी जो है अकेला हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसकी वजह से वो ब्लू कलर शो करेगा, और जैसे ही रिएक्शन में ब्लू कलर आता है हमें ये बात पता लग जानी चाहिए कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है, हमारा कलर चेंज हो चुका है इंडिकेटर का। और इंडिकेटर का कलर कब चेंज होगा? जब ये सारा का सारा कैल्शियम हमारे ईडीटीए के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो यहां पर ईडीटीए कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बना है। दैट्स व्हाई दिस टाइट्रेशन इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो ईडीटी है, यहाँ पर ये जो टाइट्रेंट है, इस टाइट्रेंट को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, किलेटिंग एजेंट या फिर लिगेंड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आगे चलते हैं और समझते हैं टॉपिक को। चलिए सर, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तो समझ में आ गया कि होता क्या है, आगे चलें? हाँ सर, चलते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन, हाँ जी हाँ जी, क्लासिफिकेशन। सर क्या होता है क्लासिफिकेशन, अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ब्यूरेट है, दिस इज योर ब्यूरेट। यहां पर आपके पास क्या है? आपका कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। उसके अंदर क्या फिल होता है? आपका आयन, जिसको आपको कंसंट्रेशन पता करना है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे? ध्यान से सुनना। जैसे जैसे आप टाइट्रेंट को ऐड करते जाओगे ना, वैसे वैसे क्या होता है, नीचे कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। हमने देखा एडीटी और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स, तो हमने इनिशियल रीडिंग ले ली थी, फिर जब सारा कॉम्प्लेक्स बन गया, नीचे कलर चेंज हो गया, तो हम फाइनल रीडिंग भी ले लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि इतना टाइट्रेंट हमारा यूज हुआ है सारे कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो जितना टाइट्रेंट लगा है ना, उस बिहाफ पर हम पता कर सकते हैं कि नीचे कितना कैल्शियम होगा। ऑब्वियसली नीचे कैल्शियम ज्यादा है तो टाइट्रेंट ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, नीचे कैल्शियम कम है तो टाइट्रेंट कम ऐड करना पड़ेगा। तो टाइट्रेंट के वॉल्यूम से कि कितना अमाउंट हमने ऐड करा, उस बेसिस पे हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज में कैल्शियम आयन प्रेजेंट था। चलिए सर, ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन बताइए सर। तो क्लासिफिकेशन देखो इस तरह से होता है कि हमने कौन सा टाइट्रेंट यूज करा, उस बिहाफ पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडीटीए यूज करा, कोई अदर किलेटिंग एजेंट यूज करा, कोई अदर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करा, कोई अदर लिगेंड यूज करा, तो कौन सा यूज करा उस हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक तो टाइट्रेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, दूसरा हमारे आयन के बेसिस पे कि कौन सा आयन है। अगर मोनोवेलेंट आयन है जैसे कि पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, तो अलग बात है। अगर डाइवेलेंट आयन है, कैल्शियम+2, है ना, तो अलग बात है। अगर कोई ट्राइवेलेंट आयन है तो अलग बात है। मतलब कि कौन सा आयन है उस बिहाफ पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडिकेटर, इंडिकेटर के बिहाफ पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट हमें पता है कि एंड पॉइंट वो होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा। तो या तो कलर चेंज को हम विजुअली देखें, ऑब्जर्व करें, है ना, या फिर हम पोटेंशियोमीटर की मदद से पता करें। तो हम यहाँ पर पता भी कर सकते हैं, विजुअली देख भी सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर से पता भी कर सकते हैं, विजुअली देख भी सकते हैं। तो उस बिहाफ पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। तो एंड पॉइंट के बिहाफ पर, इंडिकेटर के बिहाफ पर, और हमारा जो मेटल आयन है वो मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है, उस बिहाफ पर, हमारा टाइट्रेंट कौन सा है उस बिहाफ पर। या फिर एक और कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आयन तो है
पर एक से ज्यादा आयन है, एक तरफ एक K+ और इसी में हमारा Ca+2 भी है, तो ये एक से ज्यादा आयन हो गया। तो इस बिहाफ पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। सर एक बात बताओ, अगर एक से ज्यादा आयन होगा तो दिक्कत नहीं आएगी क्या? बिल्कुल दिक्कत आएगी। देखो, सपोज करो कि यहाँ पर कैल्शियम था अभी तक, पर कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी होता तो, और हमारे टाइट्रेंट को तो सिर्फ कैल्शियम के साथ रिएक्ट करना था, पर गलती से अगर वो मैग्नीशियम के साथ कर लेता तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करें? जब एक से ज्यादा आयन हो तब क्या करें सर? क्योंकि सर हमें तो एक ही से मतलब है, जैसे मान लीजिए हमें कैल्शियम कैल्शियम से मतलब है, पर हमारे पास मैग्नीशियम एक्स्ट्रा में है, तो उस कंडीशन में करा क्या जाए? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम भी है, हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, तो अब करें क्या? और हमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से काम है, तो हम यहाँ पर मदद लेंगे मास्किंग एजेंट की। किसकी मदद लेंगे? मास्किंग एजेंट की। ये मास्किंग एजेंट क्या करेगा? ये हमारे मैग्नीशियम को कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में, एक सेकेंड, यहां पर आप देखो, एक तरफ पोटेशियम भी है, एक तरफ हमारे पास कैल्शियम+2 भी है, तो हमें कैल्शियम+2 से ही मतलब है, हमें पोटेशियम से कोई मतलब नहीं है। तो इस पोटेशियम के ऊपर हम क्या कर देंगे? मास्किंग एजेंट को अप्लाई कर देंगे। हम हमारे सॉल्यूशन में क्या डाल देंगे? मास्किंग एजेंट डाल देंगे। तो अलग अलग आयन को कवर करने के लिए अलग अलग मास्किंग एजेंट होते हैं, और ये मास्किंग एजेंट क्या करते हैं? इन आयंस को कवर कर लेते हैं, इन आयंस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, पर ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये रिवर्सिबल होता है। तो क्लियर हुआ मास्किंग एजेंट क्या काम आता है? मास्किंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि हमारा इंटरेस्ट का आयन नहीं है, जिसको हमें टाइट्रेशन में नहीं यूज लेना, उस आयन को कवर कर लेते हैं, और उस आयन को कवर करने के बाद वो आयन अब इंटरप्ट नहीं करेगा हमारे टाइट्रेशन में। हमारा टाइट्रेशन कैल्शियम के लिए था, कैल्शियम के लिए ही चलेगा। कब? जब हमने मास्क कर दिया दूसरे आयन को, ठीक है? तो ये हो गया मास्किंग एजेंट। अब डीमास्किंग का मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा, उसको वापस सही करना। मान लीजिए कैल्शियम का टाइट्रेशन हो गया, अब मुझे पोटेशियम का भी करना है, तो पोटेशियम को तो मैंने मास्क कर रखा था, तो इसको वापस नॉर्मल करना, इसको वापस सॉल्यूशन में लाना, इसको वापस रिएक्टिव फॉर्म में लाना, उसे कहेंगे डीमास्किंग। तो अलग अलग मास्किंग एजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन है और मुझे पोटेशियम को मास्क करना है, तो कौन सा एजेंट डालूं, है ना? कौन सा मास्किंग एजेंट डालूं? तो अलग अलग मास्किंग एजेंट होते हैं, अलग अलग डीमास्किंग एजेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से आयन को मास्क करना है या कौन से आयन को डीमास्क करना है। उस बिहाफ पर अलग अलग तरह के मास्किंग एजेंट और डीमास्किंग एजेंट होते हैं। और एक और बात यहाँ पर, मेटल आयन इंडिकेटर। ये मेटल आयन इंडिकेटर वही इंडिकेटर ही है और कुछ नहीं है ना? आपका म्यूरेक्साइड हो गया, आपका एरियोक्रोम ब्लैक टी हो गया, वही इंडिकेटर से। और उसके बाद आपको करना है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्लियर हुआ क्या क्या करना है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर खत्म करते हैं टॉपिक को। देखिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है? ये इस तरह की टाइट्रेशन होती है जहां पर आप मेटल आयन की कंसंट्रेशन का पता करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है मेटल आयन का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल आयन है, इसका कंसंट्रेशन आपको पता करना है। मेटल आयन कोई सा भी हो सकता है, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। जैसे कि आपका कैल्शियम+2 बाइवेलेंट हो गया, मैग्नीशियम+2 बाइवेलेंट और वी कैन से डाइवेलेंट हो गया, और Fe+3 आपका ट्राइवेलेंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप बोल लीजिए टाइट्रेंट, या फिर आप बोल लीजिए किलेटिंग एजेंट, या फिर आप बोल लीजिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, या फिर आप बोल लीजिए लिगेंड। जब ये टाइट्रेंट ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद, जैसे टाइट्रेंट क्या है हमारा? EDT है, तो ये नीचे आने के बाद हमारे मेटल आयन कैल्शियम+2 से रिएक्ट करा था, है ना? और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया था, और कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और लास्ट में क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। एंड पॉइंट किससे डिटेक्ट करेंगे? जब हमारा इंडिकेटर जो है कलर चेंज कर लेगा, तो हमें पता लग जाएगा। जब कलर जो है रेड से ब्लू हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो इंडिकेटर है वो फ्री फॉर्म में आ चुका है, और जितना भी कैल्शियम था वो सारा EDTA के साथ जा चुका है, EBT इंडिकेटर। उसके बाद वही सब आपको दे रखा है कि अगर आपका इंडिकेटर जो है वो मेटल आयन के साथ है, मतलब कैल्शियम+2 के साथ, यहाँ पर लिख देता हूँ, कैल्शियम+2 के साथ आपका
एरियोक्रोम ब्लैक टी है, ईबीटी है, तो उस कंडीशन में रेड कलर। और जब कैल्शियम प्लस टू पूरी तरह से चला जाएगा ईडीटीए के साथ और ईबीटी जो है फ्री फॉर्म में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ब्लू कलर। ठीक है, उसके बाद एंड पॉइंट वगैरह वही सब दे रखा है। देखो ईबीटी अगर मेटल आयन के साथ है तो रेड कलर, ईबीटी अगर फ्री फॉर्म में है तो ब्लू कलर, वही सब कुछ है। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है ईडीटीए, कैल्शियम प्लस टू और ईबीटी इंडिकेटर, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा हुआ है। ध्यान से देखो, आप देख सकते हैं किलेटिंग एजेंट, मतलब कि जो भी आपका टाइट्रेंट है ना, उस बेसिस पे भी क्लासिफाई करा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर मेटल आयन के बिहाफ पर भी क्लासिफाई करा गया है कि मेटल आयन मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, या फिर आपका मेटल आयन जो है ट्रांजिशन मेटल है। क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आपने पढ़ा होगा कहाँ पर सर? क्लास 11th में, क्लास 12th में। डी ब्लॉक जो होता है ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, साइंस टीचर विनीता, क्रुगुनी, मन, फे, को, नी, है ना, टीकम, जरा, हाफ रफ, जितने भी एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के बहुत सारे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जितने भी ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, ट्रांजिशन है, उस बिहाफ पर भी हम क्लासिफाई करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है सिंगल कंपोनेंट, मतलब कि अगर हमारे टाइट्रेशन में कोई एक ही एलिमेंट है, जैसे कि कैल्शियम है, तो वो हो गया सिंगल कंपोनेंट टाइट्रेशन। पर अगर हमारे टाइट्रेशन में एक से ज्यादा एलिमेंट यूज हो रहे हैं, नीचे हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में एक से ज्यादा एलिमेंट से एक से ज्यादा मेटल है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे मल्टी कंपोनेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, पर हमें सिर्फ कैल्शियम कैल्शियम का करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पोटेशियम को मास्क कर देंगे मास्किंग एजेंट की मदद से, है ना। तो बाय द नेचर ऑफ रिएक्शन हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बाय मेटल आयन टाइप, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ट्रांजिशन मेटल, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बाय केलेटिंग एजेंट, और वी कैन से कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और वी कैन से टाइट्रेंट, और वी कैन से लिगेंड, हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बाय इंडिकेटर, जैसे कि हम विजुअली देख रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट का मदद ले रहे हैं जैसे कि पोटेंशियोमेट्रिक, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइट्रेशन किस तरह से हो रही है? डायरेक्ट टाइट्रेशन हो रही है, बैक टाइट्रेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन हो रही है, किस तरह से टाइट्रेशन हो रही है, उस बिहाफ पर भी हम हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल आयन, किलेटिंग एजेंट, इंडिकेटर, टाइट्रेशन टाइप, नेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ट्रांजिशन, वही सब कुछ है। ईडीटी है, अदर किलेटिंग एजेंट, इंडिकेटर विजुअल है या इंस्ट्रूमेंटल है, फिर बेस्ड ऑन द टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक डायरेक्ट वाला, फिर एक होती है बैक टाइट्रेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। कोई एक मेथड था जिसमें मैंने आपको बोला था कि इनडायरेक्ट मेथड है, बैक टाइट्रेशन होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद नेचर ऑफ द रिएक्शन, फिर मैंने आपको बोला कि अगर एक ही आयन यूज हो रहा है तो सिंगल कंपोनेंट, अगर हमारे एनालाइट में एक से ज्यादा आयन है तो मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सैंपल कंटेंट मोर देन वन आयन, मोर देन वन मेटल आयन। फिर आ गया मेटल आयन इंडिकेटर, तो इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटर में आप क्या लिखोगे, चाहे कोई सा भी इंडिकेटर, आपको शुरू ऐसा ही करना है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट का पता लगाता है। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जब टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हमें पता करना है कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं, तो उसके लिए हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। इंडिकेटर जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो कलर चेंज कर देता है। इंडिकेटर बाउंड फॉर्म में अलग कलर देता है और अनबाउंड फॉर्म में, मतलब कि फ्री फॉर्म में, अलग कलर देता है। ये सारी बातें आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आपका एरियोक्रोम ब्लैक टी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईबीटी, यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो है कैल्शियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू केस में काम आता है, मतलब कि ये स्पेशली डाइवेलेंट केस में काम आता है। आप देख सकते हैं कैल्शियम प्लस टू, तो ये डाइवेलेंट हो गया, मैग्नीशियम प्लस टू, तो ये भी डाइवेलेंट हो गया, तो ये स्पेशली डाइवेलेंट केस के काम आता है। फिर आपको पता ही है कलर चेंज कैसे करता है, अगर ये बाउंड फॉर्म में है तो अलग कलर देगा जैसे कि रेड, और अगर फ्री फॉर्म में है तो ब्लू कलर देगा, ये आपको पता ही है। उसके बाद म्यूरेक्साइड, जिसको बोलते हैं अमोनियम प्यूरप्रेट, ठीक है, ये आपको मैं शुरू से बोल रहा हूँ म्यूरेक्साइड के बारे में। तो ये अगर जब आपको कैल्शियम का डिटेक्शन करना है, जब आपको मैग्नीशियम का डिटेक्शन करना है, या फिर जब आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल का डिटेक्शन करना है, आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राजी,
तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है, आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैल्शियम के डिटेक्शन के लिए, मैग्नीशियम के डिटेक्शन के लिए और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए हम म्यूरेक्साइड का यूज करते हैं। म्यूरेक्साइड एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर है तो सारी थ्योरी लिख देना कि इंडिकेटर जो है बाउंड फॉर्म में अलग कलर देगा, अनबाउंड फॉर्म में अलग कलर देगा। इंडिकेटर जो है एंड पॉइंट बताता है टाइट्रेशन में। किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि जब ADTA द सॉल्यूशन इज पर्पल व्हेन फ्री मेटल आयन आर प्रेजेंट एंड टर्न येलो व्हेन ADTA बाइंड टू द मेटल आयन। देखो ध्यान से सुनना, जब म्यूरेक्साइड की अगर मैं बात करूं तो म्यूरेक्साइड अगर बाउंड फॉर्म में है तो पर्पल कलर देगा, और अगर म्यूरेक्साइड फ्री हो गया तो वो येलो कलर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका एरियोक्रोम ब्लैक टी हो गया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EBT, उसके बाद हो गया आपका म्यूरेक्साइड, उसके बाद हो गया आपका कैलमाइट। यहाँ पर क्या काम आता है, ये मैग्नीशियम के लिए और डाइवेलेंट केटाइंस के लिए ज्यादा काम आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है ज़ाइलिनॉल ऑरेंज, जो कि यूज फॉर Zn+2 Cu+2 एंड अदर मेटल्स आयन। अगर आपके सॉल्यूशन में Zn+2 है, Cu+2 है, तो हो सकता है बेहतर इंडिकेटर आपके पास ज़ाइलिनॉल ऑरेंज काम आए। उसके बाद आपका पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2 एंड बेरियम+2। बेरियम, ओके। नेक्स्ट टायरोन हो गया, जो कि Fe+3। आप देख सकते हैं पहली बार ट्राइवेलेंट के लिए केस आया है Fe+3 के लिए। तो मान लीजिए आपको कोई टाइट्रेशन करनी है और नीचे जो है आपका ट्राइवेलेंट मेटल आयन हो, तो ट्राइवेलेंट मेटल आयन होने की कंडीशन में जो इंडिकेटर आप यूज करेंगे वो हो गया टिरोन या टायरोन। ठीक है, फिर आ गया आपका सल्फोन थैलिन इंडिकेटर। ठीक है, इसके किस किस के डिटेक्शन में काम आता है, Iron+2, Copper+2 एंड अदर ट्रांजिशंस मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए आपको जाना है इस इंडिकेटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी है, अलग अलग इंडिकेटर है, अलग अलग आयंस के लिए है, कोई ट्रांजिशंस के लिए, कोई ट्राइवेलेंट के लिए, कोई बाइवेलेंट के लिए है, अलग अलग कंडीशंस है और अलग अलग कलर भी शो करेंगे एंड पॉइंट पे वो। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इंडिकेटर लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो इंडिकेटर आप किस तरह से चूज करोगे, आपकी टाइट्रेशन हो रही है, आपकी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो रही है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किस तरह की टाइट्रेशन है, किस तरह का मेटल आयन है। मान लीजिए ट्राइवेलेंट है तो उस हिसाब से इंडिकेटर लेना है। तो आपको ये बात तो पहले ये बता देनी है कि इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द टाइट्रेशन हम सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द मेटल आयन हम सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह का मेटल आयन है। either it is monovalent, either it is bivalent, either it is trivalent, either is it transition element। किस तरह का मेटल आयन है, किस तरह का एलिमेंट है, उस बिहाफ पर हम इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे। और जो भी आपका इंडिकेटर होगा, जैसे ही आपका इंडिकेटर था EBT, तो जो भी आपका इंडिकेटर होगा सबसे पहले तो वो मेटल आयन के साथ बाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर ये EBT जो इंडिकेटर है ये अच्छे से कलर शो करना चाहिए। हमें पता तो लगना चाहिए ना कि एंड पॉइंट आ गया, तो एक तो अच्छे से कलर शो करे, एक हमारे मेटल के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए। और जब कभी भी टाइट्रेंट आएगा, जैसे कि EDT है, तो जब कभी भी टाइट्रेंट ऐड करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है ये इसको जाने दे, इस आयन को जाने दे कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये खूबियां होनी चाहिए हमारे इंडिकेटर में। क्या क्या खूबियां मैंने आपको बताई कि आपका जो इंडिकेटर होता है वो मेटल आयन से बाइंड हो जाए, आपका जो इंडिकेटर होता है वो अच्छे से कलर शो करे, पहले भी अच्छे से करे, और जब रिएक्शन खत्म हो चुकी है, एंड पॉइंट आ चुका है, तो भी अच्छे से कलर शो करे। और इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो आपका EDTA है, जैसे जैसे ये ऐड होगा, जैसे जैसे ये टाइट्रेंट, जैसे जैसे ये लिगेंड ऐड होता जाएगा हमारी टाइट्रेशन में, तो उस कंडीशन में ये जो इंडिकेटर है ये कैल्शियम को जाने दे, क्योंकि कैल्शियम जाएगा जब भी तो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये सारी खूबियां होनी चाहिए हमारे इंडिकेटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है मास्किंग एजेंट और नॉन मास्किंग एजेंट। तो मास्किंग एजेंट मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए आपके पास मेटल आयन है कैल्शियम+2, और आपके पास एक और मेटल आयन है वो है पोटेशियम, पर आपको पोटेशियम नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको मास्क कर दोगे विद द हेल्प ऑफ मास्किंग एजेंट। तो जो भी अनडिजायरेबल एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट, ऐसा मोनोवेलेंट, ऐसा बाइवेलेंट, ऐसा ट्राइवेलेंट, ऐसा ट्रांजिशन मेटल जो हमें टाइट्रेशन में नहीं चाहिए, उसको मास्क करने के लिए मास्किंग एजेंट का यूज होता है। क्लियर हुआ आपको? मास्किंग एजेंट कब यूज होता है, जब हमें अनडिजायरेबल एलिमेंट को मास्क करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको हम मास्क नहीं करेंगे
तो ये टाइट्रेशन में एरर लाएगा। तो हमें तो सिर्फ कैल्शियम का अमाउंट पता करना है, तो पोटेशियम को तो मास्क करना ही पड़ेगा, है ना। तो मास्किंग एजेंट इस तरह से काम आता है। मास्किंग एजेंट आर केमिकल दैट आर एडेड टू द सॉल्यूशन टू मास्क और शील्ड स्पेसिफिक मेटल आयन। जैसे पोटेशियम को मास्क करना है, कभी कैल्शियम को मास्क करना है, तो जिस भी स्पेसिफिक एलिमेंट को मास्क करना है उस अकॉर्डिंग हम मास्किंग एजेंट को चूज करते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लीजिए मुझे Fe+3 को मास्क करना था, या Cu+2 को मास्क करना था, या Mn+2 को मास्क करना था, तो इन सबको मास्क करने के लिए मैं साइनाइड का यूज लूंगा। साइनाइड क्या करेगा? साइनाइड इन तीनों एलिमेंट्स को, इन तीनों आयंस को मास्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। Fe+3, Cu+2, Mn+2। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में मेरा K+ है, जिसका मुझे पता करना है कि कितना पोटेशियम है, पर उसी रिएक्शन में कहीं ना कहीं Fe+3 भी है। तो मैं चाहूंगा कि ये Fe+3 जो है मास्क हो जाए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, थोड़ी देर के लिए कवर हो जाए, हमारी टाइट्रेशन में दिक्कत ना दे, क्योंकि हमें तो टाइट्रेशन K+ से करना है। तो उस कंडीशन में मैं साइनाइड की मदद लूंगा। ये साइनाइड क्या करेगा? इस Fe+3 को मास्क कर देगा थोड़ी देर के लिए, तो मास्क हो जाता है। ठीक है, तो मास्किंग एजेंट करते क्या है? जो भी मेटल आयन है, जैसे ये साइनाइड मास्किंग एजेंट है, तो ये जो मास्किंग एजेंट है इस मेटल आयन के साथ वीक और नॉन रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे मान लीजिए आपका मास्किंग एजेंट है, मास्किंग एजेंट है आपका साइनाइड, तो ये क्या करेगा? जो भी आपका मेटल आयन है उसके साथ वीक और नॉन रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्योंकि जब कभी भी नॉन मास्किंग एजेंट आएगा ना, तो वो इसको वापस तोड़ देगा। क्लियर हुआ? इस तरह से काम होता है। तो अलग अलग तरह के मास्किंग एजेंट होते हैं। जैसे अगर आपको Fe+3 को, Cu+2 को, Mn+2 को मास्क करना है तो साइनाइड काम आता है। और अगर आपको Al+3 और Fe+3 को मास्क करना है, या फिर किसी भी ट्राइवेलेंट मेटल आयन को मास्क करना है, तो अमोनियम काम आता है। या फिर अगर आपको Fe+3 और Al+3 को मास्क करना है, तो उस कंडीशन में आपका TeA काम आता है, ट्राई एथेनॉलमीन। ठीक है, और अगर आपको कैल्शियम+2 और Mg+2 को मास्क करना है, या किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को मास्क करना है, तो उस कंडीशन में सिट्रिक एसिड काम आता है। तो डिफरेंट एजेंट है, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, TeA हो गया, अमोनियम हो गया, हमारा साइनाइड हो गया, डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। और इन एजेंट्स का हम यूज करते हैं ताकि हम अलग अलग स्पेसिफिक एलिमेंट्स को मास्क कर सकें। सपोज हमें Mn+2 को मास्क करना है तो साइनाइड का यूज लेंगे। अगर हमें किसी भी ट्राइवेलेंट को मास्क करना है तो हम अमोनियम का भी यूज ले सकते हैं, या फिर Al+3 और Fe+3 के केस में हम TeA का भी यूज ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा अवेलेबल है और कौन सा सुटेबल है। उसके बाद आप देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो मास्किंग एजेंट होता है सोडियम और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये मास्क करने के काम आता है CO+2 को, Na+2 को, Fe+3 को, Cu+2 को। और EDTA भी किसी किसी केसेस में मास्क करने के काम आता है। ठीक है, तो मास्किंग एजेंट का काम क्या हो गया? प्रिवेंट अनडिजायरेबल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये आपका एनालाइट सॉल्यूशन है, पोटेशियम का पता करना था, पर कैल्शियम+2 जो है फालतू का एलिमेंट है वहां पर, तो इसको मास्क कर दो। जब आप इसको मास्क कर दोगे तो ये टाइट्रेशन में दिक्कत देगा ही नहीं, ये देगा ही नहीं दिक्कत। ये टाइट्रेशन में दिक्कत दे रहा था, पर इसको मास्क कर दिया, अब ये है नहीं है, बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं देने वाला। ठीक है, बस वही सब है, एक्यूरेसी वगैरह बढ़ जाएगी, वही सब बात है। अब डीमास्किंग का क्या मतलब हो गया? रिवर्स कर दो, जिसको मास्क करा था उसको वापस रिएक्टिव कर दो, उसको वापस नॉर्मल कर दो, वो हो गया डीमास्किंग। तो अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम+3 को मास्क कर दिया था, या फिर मैंने आयरन+3 को मास्क कर दिया था, या फिर मैंने किसी बाइवेलेंट मैग्नीज+2 को मास्क कर दिया था। तो इन आयंस को मैंने मास्क कर दिया था, इनको हाइड कर दिया था, इनको अनरिएक्टिव कर दिया था, नॉन रिएक्टिव कर दिया था, इनको टाइट्रेशन में एरर नहीं लाने दी थी, है ना। मेरी टाइट्रेशन बहुत अच्छी हो गई इनको मास्क करने पर अब मुझे इनको अनमास्क करना है, डीमास्क करना है। तो डीमास्क करने के लिए जो एजेंट काम आता है वो होता है डीमास्किंग एजेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिड की मदद से, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये जो होते हैं डीमास्किंग एजेंट होते हैं। और जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 ऐड करूंगा, तो उस कंडीशन में कुछ एलिमेंट्स मेरे डीमास्क हो जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम+3, आयरन+3, मैग्नीज+2। और भी ऐसे कई सारे डीमास्किंग एजेंट होते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम सिट्रेट हो गया, जो कि डीमास्क करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हो गया, जो कि आप यूज करोगे डीमास्क आयरन को करने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अगर आपको डीमास्क करना है एल्यूमिनियम+3, Zn+2
और अदर मेटल आयन इन स्पेसिफिक केसेस तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ डीमास्किंग एजेंट, देखो सीधी सी बात है, मास्किंग एजेंट ने क्या करा था, मास्किंग एजेंट जो थे उन्होंने जो भी आपका मेटल आयन था उस मेटल आयन के साथ एक वीक कॉम्प्लेक्स बना लिया था, है ना, एक वीक बॉन्ड बना लिया था। तो वो जो वीक बॉन्ड बना था, वीक कॉम्प्लेक्स बना था, अब डीमास्किंग एजेंट आएंगे और उनको तोड़ देंगे तो आपका मेटल आयन वापस फ्री हो जाएगा। उसके बाद है आपका एस्टिमेशन। एस्टिमेशन दो आपको दे रखे हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले आपको दे रखा है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद आपको दे रखा है एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो सबसे पहले जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन चाहे आप करो चाहे आप स्टैंडर्डाइजेशन करो, मतलब कि आपको क्या करना है, आपके सॉल्यूशन में कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कितना Mg+2 प्रेजेंट है, उसका पता लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो गया, MgSO4, तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Mg+2SO4- ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो मतलब आपको Mg+2 का पता लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोसीजर क्या है एस्टिमेशन करने का, सबसे पहले आपने मैग्नीशियम सल्फेट को वे कर लेना है, वे ए सैंपल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है सर, हमारा मैग्नीशियम सल्फेट था उसको हमने वे कर लिया, इसका हमें क्या करना है, एस्टिमेशन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, वे वे कर लिया कि हाँ इतना मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर उसको आपने डिसॉल्व कर देना है एसिड में। जो भी आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, जो भी आपका सैंपल है, जब आपने उसको वे कर लिया तो आप उसको डिसॉल्व कर दोगे एसिड में। किस में डिसॉल्व करोगे, किसी भी एसिड में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया। डाइल्यूट द सैंपल विथ वाटर, अब आपने क्या करा, इस सैंपल को वाटर से डाइल्यूट कर दिया। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपने क्या करा, जो भी आपका मैग्नीशियम सल्फेट था उस मैग्नीशियम सल्फेट को वे कर लिया। वे करने के बाद आपने क्या करना है, उसको डिसॉल्व कर देना है किसी एसिड में। ठीक है सर, वे करा, वे करके उसको डिसॉल्व कर दिया किसी एसिड में। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। विद द हेल्प ऑफ वाटर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, यहाँ पर वाटर भी ऐड कर दिया, उससे ये डाइल्यूट हो गया। फिर आपको इसको फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, आपका जो भी फ्लास्क है उसमें आपको इसको ट्रांसफर कर देना है। जैसे ही आपका मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, ठीक है, तो कुछ नहीं करा, वे करा, वे करने के बाद एसिड में डाल दिया, एसिड में डालने के बाद उसको पानी से डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करने के बाद उसको फ्लास्क में डाल दिया। तो ये तो हमारा MgSO4 आ गया नीचे कॉनिकल फ्लास्क में। अब क्या क्या चाहिए सर, अब एक तो इंडिकेटर चाहिए जो यहाँ पर डलेगा, और एक ऊपर से हमें क्या चाहिए, एक ऊपर से हमें टाइट्रेंट चाहिए। तो टाइट्रेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर EDTA यूज लिया है। ठीक है सर, टाइट्रेंट, किलेटिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और लिगेंड एक ही बात है, और यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया EDTA, नीचे हमारा हो गया MgSO4 जिसको आपने वे करा, एसिड में डाला, डाइल्यूट करा, फिर डाला इधर। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर भी ले लेते हैं, है ना, एक इंडिकेटर ले लिया आपने। अब इंडिकेटर तो ले लिया, MgSO4 भी आ गया और आपका टाइट्रेंट भी आ गया, पर एक बात और ध्यान रखना है कि यहां पर आपको अमोनिया बफर को भी ऐड करना है। बफर क्यों ऐड करते हैं, ताकि पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइट्रेशन होगी वैसे वैसे क्या होगा, EDTA नीचे आएगा। तो अभी जो भी इंडिकेटर था, सपोज इंडिकेटर था, इंडिकेटर किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, पहले Mg+2 के साथ, इस तरह से बॉन्ड बना हुआ था। पर जैसे जैसे EDTA आएगा, EDTA जैसे जैसे आएगा तो यहाँ से Mg+2 जो है भागा भागा EDTA के पास आ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब Mg+2 सारा EDTA के पास आ जाएगा और इंडिकेटर जो है फ्री फॉर्म में हो जाएगा। तो फ्री फॉर्म में इंडिकेटर जो है अलग कलर देगा। बहुत ईजी है, जो हमने पढ़ा वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर आपको अमाउंट ऑफ MgSO4 कैलकुलेट करना है ग्राम्स में, तो आप कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ EDTA को मल्टीप्लाई करेंगे मोलरिटी ऑफ EDTA से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ MgSO4 से, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अमाउंट ऑफ MgSO4 को ग्राम में कैलकुलेट करो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एस्टिमेशन किया ना मैग्नीशियम सल्फेट का, तो उसको कैलकुलेट करना है ग्राम में, तो फॉर्मूला याद रखना है वॉल्यूम ऑफ EDTA, कितना आपने EDTA का वॉल्यूम यूज किया, कितना EDTA का वॉल्यूम यूज किया, उसके बाद क्या मोलरिटी थी EDTA की, और मोलर मास क्या है MgSO4 का, फिर डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका निकल जाएगा अमाउंट ऑफ MgSO4 इन ग्राम्स। परसेंटेज निकालनी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ MgSO4 निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ EDTA मल्टीप्लाई मोलरिटी ऑफ EDTA मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट ऑफ MgSO4 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू वेट ऑफ सैंपल। तो ये फॉर्मूलाज है, ये याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये ध्यान से सुनना कि मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्लैम्पशिया।
सर ये एक्लेम्शिया क्या होता है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उन प्रेग्नेंट वुमेन को विमेंस को सडनली सीजर्स आ जाते हैं, सीजर्स, ट्रेमर्स, झटके आना, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को सीजर्स आने की कंडीशंस होती है, उसको बोलते हैं एक्लेम्शिया, और ये बहुत ही गंदी कंडीशंस होती है क्योंकि इसमें बच्चे को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को सीजर्स आना, झटके आना, दौरे पड़ना, उसको कहते हैं एक्लेम्शिया। और अगर आपको एक्लेम्शिया से बचना है तो एक्लेम्शिया का ट्रीटमेंट है मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो आप मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ रहे हैं ना, दिस मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड टू ट्रीट eclampsia. And what is eclampsia? Seizures in pregnant women. So magnesium sulfate is used to treat the eclampsia. Eclampsia is a condition in which pregnant women experience seizures. Or we can give magnesium sulfate via intravenously or intramuscularly. मतलब कि आप इंट्रावेनस वेंस के थ्रू दे सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट को, या इंट्रामस्कुलर भी आप दे सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट को। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट को वे कर लो, फिर उस कैल्शियम ग्लूकोनेट को पानी में डाल दो, ठीक है। देखो, वे सैंपल ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। डिजोल्व द सैंपल इन डिस्टिल वाटर, ठीक है। फिर उसको आपने फ्लास्क में डाल दिया, ठीक है सर, ये फ्लास्क में डाल दिया। चलिए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, ईडीटी है। अरे सर एक सेकेंड, ईडीटी है, नीचे कैल्शियम है, ये वाला एग्जाम्पल तो हमने करा है ना सर। ईडीटी है तो टाइट्रेंट हो गया सर, कैल्शियम हमारा आयन हो गया सर जिसको हमें पता करना है, और कैल्शियम एक इंडिकेटर के साथ मिलेगा यहाँ पर, जैसे हमारा एरियोक्रोम ब्लैक टी ले लेते हैं, ये वाला तो हमने करा हुआ है, ये तो आपको आता है ना। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। कैल्शियम ग्लूकोनेट, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, और वी कैन से ग्रेन्यूल, या तो ये पाउडर फॉर्म में होता है या फिर ये ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है। इट इज ऑर्डरलेस, स्टेबल इन एयर, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन एथेनॉल। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट बोलोगे आप? दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और ग्रेन्यूल, दिस इज ऑर्डरलेस, स्टेबल इन एयर, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन एथेनॉल। और ये जो आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ये हाइपोकैल्शियमिया को ट्रीट करता है। हाइपोकैल्शियमिया मतलब कैल्शियम की कमी। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट ले सकते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट ट्रीट करता है बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी को। जब आप आगे सेमेस्टर में जाओगे तब आपको पता लगेगा बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर होते हैं एक्चुअल में, तो उन बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले, है ना। तो बीटा ब्लॉकर की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया जाता है। या फिर आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी, या तो बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी, टी से टॉक्सिसिटी, बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी या फिर कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स होते हैं इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो इन दोनों टॉक्सिसिटी को सही करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, और कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए भी कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और ग्रेन्यूल, इट इज ऑर्डरलेस, स्टेबल इन एयर, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन एथेनॉल, यूज्ड टू ट्रीट hypocalcemia, beta blocker toxicity and calcium channel blocker toxicity. So I hope आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बहुत ही डिटेल में हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को कंप्लीटली कवर करा है। एक क्विक रिकैप में आपको दे देता हूं। जैसे टाइट्रेशन मैंने स्टार्ट करी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन अभी तक हमने पढ़ी है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया। वहां पर हमने देखा है कि हमारे पास ब्यूरेट होना चाहिए, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट होना चाहिए, नीचे कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए जिसमें हमारा एनालाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, साथ में इंडिकेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पर हमने थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर से रिलेट किया, जो कि ऑसवाल्ड थ्योरी थी, रेजोनेंस थ्योरी थी। हमने देखा कि वहां पर हमने देखा था जो इंडिकेटर होता है अगर वो बाउंड फॉर्म में होता है तो अलग कलर देता है, फ्री फॉर्म में होता है तो अलग कलर देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हमने यहाँ पर देखे, डिपेंड करता है कि कौन से तरह का एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, मोनोवेलेंट है, बाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है। उस बिहाफ पर हम अलग अलग तरह से किलेटिंग एजेंट्स ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ले सकते हैं, टाइट्रेंट ले सकते हैं, लिगेंड ले सकते हैं, और हमारी टाइट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इंडिकेटर किस बिहाफ पर हम चूज करेंगे, इंडिकेटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मास्किंग एजेंट क्या होते हैं, डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का, और 2 एस्टिमेशन हमने पढ़े, और बहुत ही इजी तरीके से हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को कंप्लीटली कवर कर लिया है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए ग्रेविमेट्री में, और ग्रेविमेट्री बड़ा मजेदार टॉपिक है, फिर डायजोटाइजेशन और फिर नेक्स्ट यूनिट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविमेट्री में। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको जीपैट का कोर्स और भी आगे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं बी फार्मेसी के बाद, उनके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप अभी से तैयारी करें, अभी से एनरोल्ड हो जाए उन कोर्सेज में। साथ ही साथ आप विजिट करिएगा हमारी वेबसाइट पे नोट्स के अलावा और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके लिए दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। हर जगह जुड़ने का अपना एक फ़ायदा है। आपकी फार्मेसी की जर्नी को मैं आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, जय श्री राम, थैंक यू।